स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आश्लागो। बीएससी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके द्वारा होने वाली जो डिजीज़ है स्मट डिजीज़ के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आश्लागो की पूरी लाइफ साइकिल, उसका रिप्रोडक्शन, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, पूरा डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। वीडियो को फटाफट सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसकी जानकारी मिल सके, सब लोग इसका नोट्स बना लें। अच्छे से नोट्स बनाएगा, ज़बरदस्त तरीके से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आश्लागो। आश्लागो एक प्रकार का क्या है, फंगस है। ये आपको समझ में आना चाहिए। बैसिडियो माइकोटेना का ये मेंबर है, ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए पहले सिस्टमैटिक पोजीशन पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर सिस्टमैटिक पोजीशन में किंगडम हो जाएगा इसका माइकोटा, या फिर आप फंजाई भी कह सकते हैं। एंसवर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिस्टमैटिक पोजीशन लिखा गया है। माइकोटा हो जाएगा, डिवीजन इसका हो जाएगा यू माइकोटा, सब डिवीजन हो जाएगा बैसिडियो माइकोटेना, और क्लास टेलियोमास्टिज, आर्डर हो जाएगा आश्लेजिनेल्स, और फैमिली हो जाएगी आश्लेजिनेसी, और जीनस हो जाएगा आश्लागो। ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन हो गया है। और जो भी सिस्टमैटिक पोजीशन यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, ये एंसवर्थ के अकॉर्डिंग ही है, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन बताया था उसी के अकॉर्डिंग है। ओके, फंजाई की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। फंजाई के बारे में जो कुछ भी वीडियोज हम अपलोड करते रहते हैं, उसका लेक्चर हो या फिर कुछ अदर, वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसकी अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, ठीक है। फंजाई की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए, वीडियोज़ को देखिए। जनरल इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं, और कई ऐसे फंजाई हैं जिसका इंट्रोडक्शन या उसकी मार्फोलॉजी लाइफ साइकिल के बारे में हम बता चुके। जीनस आश्लागो इंक्लूड मोर देन 300 स्पीसीज। लगभग आश्लागो जीनस में 300 से भी ज़्यादा स्पीसीज हैं। 1 2 3 4 नहीं, बल्कि 300 स्पीसीज की जानी जाती है। कॉमनली नोन एज स्मट फंजाई, और कॉमनली इसको क्या कहा जाता है, स्मट फंजाई के नाम से जाना जाता है। द स्पीसीज ऑफ आश्लागो अकर्स पैरासिटिकली। आश्लागो की जो स्पीसीज है वो पैरासाइट होती है। पैरासाइट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज या ऐसे फंगस जो टोटली डिपेंड होते हैं किस पर, लिविंग पे। यानी कि मोस्टली पैरासाइट ऐसे होंगे जो जिस भी लिविंग थिंग्स पे या लिविंग होस्ट पर डिपेंड होंगे, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और कौन से प्लांट पर होते हैं, ऑन सेवरल सीरियल प्लांट्स, सीरियल क्रॉप्स। जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं, अनाज वाले पौधे होते हैं, उन पर ये पैरासिटिकली होती है। काजिंग वेरी डिस्ट्रक्टिव स्मट डिजीज, बहुत ही खतरनाक डेंजरस स्मट डिजीज काज करती है। आगे बढ़ते हैं। द स्पीसीज ऑफ आश्लागो आर आर्टोइशियस। ये स्पीसीज कैसी होती है, आर्टोइशियस होती है। दैट मीन्स दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल वन सिंगल होस्ट पर कंप्लीट करती है। मतलब किसी एक सिंगल होस्ट पर डिपेंड रहेगी और वहीं पर अपनी लाइफ साइकिल ये कंप्लीट कर लेती है, इसलिए इसको बोला जा रहा है आर्टोइशियस। या इसी को माइक्रोसाइक्लिक भी कहते हैं, माइक्रोसाइक्लिक भी टर्म यूज करते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। अब स्मट डिजीज जो काज करता है वो आश्लागो फंगस है, ये आपको पता चल चुका है। कौन कौन सा स्मट डिजीज काज करता है, 2 प्रकार की स्मट डिजीज होती है, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। 2 प्रकार की स्मट डिजीज होती हैं, ये आपको याद रखना है। एक लूज स्मट और दूसरा कवर्ड स्मट। तो पहले लूज स्मट की बात करते हैं। लूज स्मट को आप कैसे पहचानेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इन लूज स्मट द क्लेमाइडो स्पोर्स, मोस्टली नंबर ऑफ स्पोर्स, क्लेमाइडो स्पोर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और ये आप देख रहे हैं वीट का प्लांट है, इस पर ये डिजीज हुआ है, लूज स्मट। और ये जो ब्लैक ब्लैक सब दिख रहा है ना, ये सब के सब क्लेमाइडो स्पोर्स हैं। आप इसी के थोड़ा सा मात्रा अगर आप स्लाइड पर रख करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से क्लेमाइडो स्पोर दिखाई देगा। तो कैसे पहचानेंगे कि लूज स्मट है और कैसे पहचानेंगे कि कवर्ड स्मट है। तो दोस्तों लूज स्मट क्लेमाइडोस्पोर रिमेन कवर्ड बाय ए वेरी थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच बर्स्ट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। मतलब फ्लावरिंग के टाइम पर ये लूज स्मट क्या होगा, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में कवर्ड रहता है, लेकिन आसानी से फिर दिखाई देने लगता है, वर्ष हो जाता है, बाहर आ जाते हैं, सब के सब बाहर दिखने लगते हैं, ठीक है। तो आसानी से आप उसको पहचान सकते हैं, जैसे ऊपर वाला डायग्राम आपने देखा हो। दूसरा हो जाएगा कवर्ड स्मट का। इन कवर्ड स्मट द स्पोर रिमेन एनक्लोज इन ए मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ
द ग्रेन, ग्रेन जिसमें कवर रहता है, उस ग्रेन की जो कवरिंग लेयर उसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और वहीं पर ढका हुआ रहेगा, बाहर एक्सपोज नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं कवर्ड स्मड। डायरेक्टली वो एक्सपोज नहीं होता है, अगर किसी के माध्यम से किया जाए तो ही होगा, तो इसको कवर्ड स्मड बोलते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि डिजीजेज हुआ है, बट वो बाहर एक्सपोज नहीं हो रहा है, सब कवरिंग लेयर के अंदर ही है, तो इसको कवर्ड स्मड बोलेंगे। ओके, आगे अब बात करते हैं स्मट डिजीज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सीरियल क्राफ्ट। जो डिजीज के नाम, मतलब स्मट डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, लूज स्मट में कौन कौन सी होगी, और कवर्ड स्मट में कौन सी स्पीसीज है जो डिजीज काज करती है और कौन से प्लांट पर करती है। तो इसका एक लिस्ट आपके सामने हम रख दे रहे हैं, और इस लिस्ट का इंपॉर्टेंट आपके नीट से रिलेटेड है, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जान लीजिएगा। ये टीजीटी पीजीटी होगा तो वहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। लूज स्मट एस्ट्रैगोनुडा या टेटिसाई, एस्ट्रैगोटेटिसाई फीट पर यह डिजीज काज करती है, और कौन सा डिजीज, लूज स्मट डिजीज काज करती है। उसके बाद एस्ट्रैगोहार्डी वार्ली पर डिजीज काज करती है, लूज स्मट। उसके बाद एस्ट्रैगोमेडिस मेज पर डिजीज काज करती है, और वो भी लूज स्मट, ध्यान दीजिएगा। एस्ट्रैगोएबिनी ओट पर, एबेना सटाइवा पर डिजीज काज करती है ये, ठीक है, लूज स्मट का डिजीज काज करेगी एबेना सटाइवा पर। अगला हो जाएगा एस्ट्रैगोसाइनोडेंटिस, साइनोडेंटिस जो होगा दूब ग्रास पर डिजीज होगा, और लूज स्मट होगा दूब के ग्रास पर। आगे हो जाएगा कवर्ड स्मट, कवर्ड स्मट की स्पीसीज यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। कवर्ड स्मट एस्ट्रैगोहार्डी बार्ली पर करेगी, एस्ट्रैगोकोलेरी ओट पर करेगी, और एस्ट्रैगोसिटामिनी शुगर केन पर होगा, शुगर केन प्लांट पर यह डिजीज होगा, मतलब कवर्ड स्मट काज्ड बाई सिटामिनी। तो दोस्तों कैसा आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है? जैसा भी आपको ये वीडियो लग रहा है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा हौसला बढ़ाता है। आगे भी ऐसे ही आप लोगों को जो वीडियोज़ है वो मिलता रहेगा सेमेस्टर वाइज, ठीक है, क्योंकि अब सभी सिलेबस सेमेस्टर वाइज हो गए हैं, तो सेमेस्टर वाइज ही आपको जो लेक्चर है वो आपको मिलता रहेगा। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ये वीडियो है, अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा नोटबुक में अपने। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। द माइसीलियम इज ब्रांच, इसकी माइसीलियम जो होती है वो ब्रांच में होती है, ब्रांचेज पाई जाती है, और सेप्टेट होगा, मतलब इस तरीके से ब्रांचेज होंगी और सेप्टा भी पाया जाएगा। ओके, ये सेप्टेट हो गया। एंड इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर मतलब अंदर होती है, सेल के अंदर होती है। इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट स्टेज, इसमें दो स्टेज होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन द लाइफ साइकिल ऑफ एस्ट्रैगो। एस्ट्रैगो की लाइफ साइकिल में प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन हो, दो टाइप की माइसीलियम बनती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम इज प्रोड्यूस्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडोस्पोर, प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, जब बेसिडोस्पोर जर्मिनेट करता है तभी प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद दो प्राइमरी माइसीलियम आपस में जुड़ करके सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देती हैं। बहुत सिंपल है, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, उतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, और डायग्राम अच्छे से ड्रा कर देना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे कंप्लीट नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, इट कंटेन 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन ईच सेल, हर एक सेल में 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और दोनों हैप्लॉइड होंगे, इस सेकेंडरी माइसीलियम हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने माइसीलियम भी दिख रहा है, सेकेंडरी माइसीलियम 2 न्यूक्लियाई हैं, दोनों हैप्लॉइड हैं और दो न्यूक्लियस हैं, इसलिए इसको डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं या डाइकैरियोटिक हाइफी बोलेंगे। डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे बनता है, उसका पूरा डिस्कशन आगे मैं करने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। द सेकेंडरी माइसीलियम बिकम एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड एंड स्प्रेड इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं सेल टू सेल के बीच में, सेल टू सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं यहीं पर फैली हुई होती हैं, इन द वेरियस पार्ट ऑफ द होस्ट प्लांट। इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट सेल विद द हेल्प ऑफ हास्टोरिया, अब होस्ट सेल से जिसकी हेल्प से
न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है ये प्लांट मीन्स ये फंगस, उसको बोलते हैं हास्टोरिया। इंटरसेलुलर स्पेसेस में एंटर कर जाएगा और उसके बाद सेल के अंदर यहाँ पर एंट्री करेगा और हास्टोरिया बोलेंगे इसको। इस हास्टोरिया के थ्रू न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। पॉइंट को लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिए सामने जस्ट जैसे बना हुआ है। अब बात करेंगे डाइकैरोटाइजेशन। दोस्तों डाइकैरोटाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। डिफिनीशन इसकी लिख लीजिएगा, कंपलसरी वाले क्वेश्चन में आता है या वेरी शार्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए के, उसमें ये पूछा जाता है डाइकैरोटाइजेशन क्या है। ओके, देखिएगा, द प्रोसेस बाय विच प्राइमरी हैप्लॉयड माइसीलियम इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज कॉल्ड डाइकैरोटाइजेशन। बहुत सिंपल डिफिनीशन है, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके माध्यम से प्राइमरी माइसीलियम कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी माइसीलियम में, उस प्रोसेस को बोलेंगे डाइकैरियोटाइजेशन। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। इसको तुरंत नोटबुक में अपने बनाइए, तुरंत लिखिएगा। आगे है, डाइकैरोटाइजेशन में टेक्स प्लेस बाय वेरियस मेथड। अब डाइकैरोटाइजेशन की जो प्रोसेस है विभिन्न प्रकार के मेथड से हो सकती है, ठीक है। कौन कौन से मेथड होंगे, वो वेरियस टाइप के मेथड यहाँ पर लिखे गए हैं, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। 4 प्रकार ऐसे हैं, इन चारों टाइप्स के प्रोसेस के माध्यम से डाइकैरोटाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसको डिटेल डिस्कस हम नहीं करेंगे, बहुत शॉर्टकट में यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। पहला डाइकैरोटाइजेशन कैसा होता है, बाय फ्यूजन बिटवीन प्राइमरी हाइफी। जो प्राइमरी हाइफी होते हैं उनके फ्यूजन से जो माइसीलियम बनेगा उसे सेकेंडरी माइसीलियम बोलेंगे या डाइकैरोटाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। दूसरा, बाय फ्यूजन बिटवीन जर्म ट्यूब आप 2 बेसिडियोस्पोर, 2 बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करेंगे, उनकी जो जर्म ट्यूब होगी वो आपस में फ्यूज हो जाएगी और सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगी। इस प्रोसेस को बोलेंगे डाइकैरियोटाइजेशन। उसके बाद तीसरा हो जाएगा बाय कॉन्जुगेशन बिटवीन द बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर के बीच में 2 बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं ऐसे, इनके बीच कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जा रही है। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जा रहा है, दोनों एक सेल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। जैसे इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। बेसिडियोस्पोर, दूसरा बेसिडियोस्पोर, ये यहाँ पर जर्म ट्यूब बनाएगा। अब दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, दोनों के न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होंगे, केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे बेसिडियोस्पोर्स के। तो इसके वजह से जो माइसीलियम नहीं बनेगी वो 2-2 न्यूक्लियस की होगी, सभी माइसीलियम, जितना भी ज़्यादा उससे माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा सब डाइकैरियोटिक होगी। इसलिए डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस बाय फ्यूजन ऑफ 2 कॉन्जुगेटेड ट्यूब्स बाय बेसिडियोस्पोर्स। नेक्स्ट हो जाएगा लास्ट, बाय यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। जो मान लीजिए ये हो जाएगी एपिडर्मिस की लेयर, एपिडर्मिस की लेयर में कोई बाहर से हाइफा क्या करेगा, जर्म ट्यूब का वो इन्फेक्शन करेगा और यहाँ पर जो माइसीलियम बनेंगे उस माइसीलियम में से आपस में दोनों माइसीलियम फ्यूज कर जाएं। जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ इस तरीके का हम बना दे रहे हैं, ये 2 माइसीलियम बने, एक इधर से आया और दूसरा इधर से आया माइसीलियम, दोनों माइसीलियम आपस में फ्यूज हो जाए, लेकिन इनर साइड में, कहाँ पर, होस्ट के इनर साइड में दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। तो इसको बोलेंगे बाय यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। इसके माध्यम से सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम बोलेंगे डाइकैरियोटाइजेशन। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन पर। तो आस्टिलागो का जो रिप्रोडक्शन है टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर। केवल 2 टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, क्लेमाइडोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो इन्हीं दोनों के माध्यम से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्लेमाइडोस्पोर का है, मेच्योर क्लेमाइडोस्पोर का स्ट्रक्चर है। उसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, उसको आप नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर आप सेम ऐसे बना लीजिएगा, 2 टाइप का न्यूक्लियस ड्रा करिएगा उसके अंदर, ठीक है, डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर हो। उसके बाद आगे चल के आपको लाइफ साइकिल बताएंगे। तो दोनों न्यूक्लियस जो हैं स्पोर के वो फ्यूज हो जाएंगे आपस में, सिनगैमी हो जाएगा। तो दोस्तों मेच्योर क्लेमाइडोस्पोर, द क्लेमाइडोस्पोर आर ग्लोबोज आर एलिप्टिकल
ग्लोबोज शेप होता है या एलिप्टिकल शेप होता है। लाइट ब्राउन एंड मेजर, लाइट ब्राउन कलर का होता है और 5 से 9 माइक्रॉन्स का होता है। 5 से 9 माइक्रॉन का होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। द स्पोर वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिक एक्जाइन एंड एन इनर थिन एंटाइन। अंदर की जो लेयर होती है एंटाइन होती है और बाहर की जो लेयर होती है वो एक्जाइन होती है। ये एक्जाइन हो जाएगा और ये पतली सी जो लेयर दिख रही है वो इंटाइन हो जाएगा। तो दोनों को आप लिख लीजिएगा, इंटाइन एंड एक्जाइन। क्लेमाइडोस्पोर हो गया। आगे बात करते हैं दोस्तों लाइफ साइकिल। आइए देखते हैं, लाइफ साइकिल को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके आएगा। तो अब देखना ध्यान से, लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, ठीक है। गेहूँ इस तरीके से इन्फेक्टेड, गेहूँ की वाल जो होगी वो इस तरीके से होगी। जब उसको सेपरेट कर लेंगे तो इस पॉइंट पर ऐसे जो डंठल मिलता है गेहूँ का, जिसमें से गेहूँ सेपरेट कर लिया जाता है या व्हीट सेपरेट कर लिया जाएगा, उस पॉइंट पर जो स्पोर्स होते हैं वो सब के सब क्लेमाइडोस्पोर होते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर इस तरीके का हो जाएगा। इन सभी जो ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहे हैं वो सब के सब क्लेमाइडोस्पोर हैं। और वहाँ से दोस्तों डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर को सेपरेट कर लिया जाएगा। क्यों डाइकैरियोटिक होता है क्लेमाइडोस्पोर? क्योंकि इसके अंदर जो माइसीलियम इन्फेक्शन किया था, जो माइसीलियम इन्फेक्ट की थी, वो माइसीलियम डाइकैरियोटिक थी। मतलब ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम होने की वजह से इसके अंदर जितने भी क्लेमाइडोस्पोर बनेंगे वो सब डाइकैरियोटिक होंगे। और आपको पता होना चाहिए क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्टार्टिंग में हमने बताया था, इसके पहले के जो जिनरा वगैरह बताए हैं उसमें हमने बताया था कि इसी तरीके जो इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे और इसके चारों तरफ थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी तरीके से क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द माइसीलियम। तो इसलिए माइसीलियम डाइकैरियोटिक है तो क्लेमाइडोस्पोर भी कैसा होगा, डाइकैरियोटिक होगा। सिंपल डाइकैरियोटिक। अब गाइज क्लेमाइडोस्पोर के अंदर जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ओके, और डिप्लॉयड बन जाएंगे, यानी कि कैरियोगैमी की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ओके। अब आगे चल के इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मेट्यूब बनाएगा और इसके अंदर होगा डिवीजन। एक बार डिवीजन होगा 2 बनेगा और फिर उसके बाद अगेन डिवाइड करेगा 4 बन जाएगा। इस तरीके से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। 4 न्यूक्लियस बनेगा और जर्म ट्यूब आगे बढ़ती ही चली जाएगी। उसके बाद जर्म ट्यूब में बन जाएंगे, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये हो जाएगी जर्म ट्यूब। कैसे हो जाएगी, सेप्टेड हो जाएगी। आगे चल के बिहेव करेगी ये बैसीडियम की तरह, बैसीडियम की तरह बिहेव करेगी और उसके अंदर जो सेल होंगी सबको बैसीडियम सेल्स बोलेंगे। यही बैसीडियम आगे चल के क्या बनाएगा, ये बैसीडियम आगे चल के इसी सेल से बाहर निकलेगा लेटरल ब्रांच में और यहाँ पर निकलेंगे बैसीडियोस्पोर्स। 4 बैसीडियोस्पोर इस तरीके से निकलेंगे, बैसीडियम पर बनेंगे बैसीडियोस्पोर्स। और जो स्पोर बनेगा, बैसीडियोस्पोर जो बनेगा, वही बैसीडियोस्पोर आगे चल के क्या करेगा, बडिंग करेगा। दोनों न्यूक्लियस हम दोनों टाइप के ले ले रहे हैं और उसमें निकलेगा बडिंग। इस तरीके से बढ़ करके 4 भाग में बढ़ जाएगा और हर एक स्पोर करेगा जर्मिनेशन। और सब में ध्यान देना है कि एक ही टाइप का न्यूक्लियस है। अब 2 टाइप का न्यूक्लियस नहीं है, अब ये मोनोकैरियोटिक बन चुकी है, यानी कि बैसीडियोस्पोर जर्मिनेट करता है तो मोनोकैरियोटिक बनती है। जब 2 जर्म ट्यूब बैसीडियोस्पोर की आपस में जुड़ती हैं, फ्यूज होती हैं, तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनती है। अगर आप देखें इस डायग्राम में तो ये मोनोकैरियोटिक है और एक टाइप की कैरियोटिक आपस में इस तरीके से 2 बैसीडियोस्पोर जर्मिनेट करके दोनों फ्यूज कर जाएं, तो उसके बाद इसमें जो इन्फेक्शन होने के बाद इसके अंदर जो माइसीलियम बनेंगी वो सब डाइकैरियोटिक माइसीलियम होंगे। और डाइकैरियोटिक माइसीलियम ऐसे इस पार्ट पर पाए जाएंगे, ऐसे यहाँ देखने को मिलेंगे, तमाम उसमें फैल जाएंगे ढेर सारे और आगे चल के वो ऐसे क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन फिर से करने लगेंगी, जो लाइफ साइकिल कंटिन्यू ऐसे चलती रहेगी, ओके। इन्फेक्टेड ओवरी पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, जर्म ट्यूब आपस में फ्यूज हुई थी, इन्फेक्ट किया था इस पार्ट को और यहाँ पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना था, डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस हुई थी, ऐसे ही डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। पूरा डिस्कशन हमने अष्टलागों के बारे में कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब ठीक उसी प्रकार लाइफ साइकिल अब देखिएगा इसमें,
आशलागो का मेज प्लांट पे। तो दोस्तों आपके सामने ये मेज प्लांट का पूरा का पूरा फ्रूट्स है और फ्रूट्स में लगे हुए सीड। अब सीड की बात करें तो ये सीड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो चुका है, क्लेमाइडोस्पोर की ज़्यादा मात्रा इसमें हो गई, स्टोर हो चुकी है, इस वजह से ये तमाम इस तरीके से क्लेमाइडोस्पोर दिखाई देगा। और क्लेमाइडोस्पोर यहाँ पर आपको इस लाइफ साइकिल में मैं दिखा दे रहा हूँ, इसमें न्यूक्लियस जो इसके अंदर थे वो फ्यूज हो चुके हैं आपस में। एक चीज़ और आपको बताना मैं भूल गया कि क्लेमाइडोस्पोर में जब न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो उसको अलग नाम दे दिया जाता है, यानी हम क्लेमाइडोस्पोर को टिल्यूटोस्पोर भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चल के देखिएगा इस तरीके से जर्मिनेट करेगा और जर्म ट्यूब बनाएगा। जर्म ट्यूब में जो न्यूक्लियस है उसमें मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन होने के बाद 4 इस तरीके से बन जाएंगे और चारों क्या करेंगे आगे चल के लेटरल साइड में इस तरीके से बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। और सभी बेसिडियो स्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड होंगे। उसके बाद बडिंग करेगा। ये देखिए जैसे अभी लाइफ साइकिल हमने आपको वेट की बताई थी, सेम उसी तरीके से बडिंग करेगा। और बडिंग करने के बाद इसमें डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में फ्यूज होंगे। दोनों बडिंग फॉर्म के बाद ये जर्मिनेटिंग ट्यूब फ्यूजन होगा, प्राइमरी माइसीलियम का फ्यूजन होगा और सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को डाइकैरियोटिक प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद ये इन्फेक्ट करेगा नए होस्ट प्लांट को, जिसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से स्वेलिंग पार्ट बनेगा। जो स्वेलिंग पार्ट है उसको बोलते हैं एप्रोसोरियम। जो पेनिट्रेटिंग हाइफा होगा उसके ऊपर ऊपरी पोर्शंस में, पेनिट्रेटिंग हाइफा में साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाता है एक साइड पे और स्वेलन पार्ट बन जाता है, दैट इज स्वेलन पार्ट इज ए एप्रोसोरियम। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा इस तरीके से इसकी इंटरसेलुलर स्पेसेस में तमाम माइसीलियम इस तरीके से फैला हुआ होगा, देखिएगा सब डाइकैरियोटिक माइसीलियम है। और डाइकैरियोटिक माइसीलियम है इसलिए डाइकैरियोटिक मीन्स स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, जो कि होगा क्लेमाइडोस्पोर। तो आई होप कि आप लोगों को ये साइकिल भी समझ में आ गई होगी। दोनों में साइकिल हमने बता दिया है, वीट का भी बता दिया है और मेज का भी। यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब लाइनिंग रूप से यहाँ पर आपको मैं लाइफ साइकिल बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। स्कीमेटिक इसको देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ प्राइमरी माइसीलियम जो होगा होस्ट में बनेगा और दोनों प्राइमरी माइसीलियम आपस में जुड़ जाएंगे तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाएगा और डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पर डिप्लोफेज हो जाएगी, यहाँ तक की प्रोसेस डिप्लोफेज की होगी। उसके बाद सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा, बाइन्यूक्लिएटेड क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हो जाएगा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के बाद ये हो जाएगा डिप्लॉयड फॉर्म में, मेच्योर क्लेमाइडोस्पोर डिप्लॉयड फॉर्म में होगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब बनाएगा। और उसके बाद जर्म ट्यूब जो होगी उसमें होगा मियोसिस डिवीजन। मियोसिस के बाद प्रोमाइसीलियम का या बैसिडियम का फॉर्मेशन होगा। बैसिडियम में हर एक सेल से एक एक बैसिडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा लेटरल साइड में। और जो बैसिडोस्पोर होगा वो इन्फेक्ट करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके जो नई माइसीलियम बनाएगा वो प्राइमरी माइसीलियम होगी। और सेम यही प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। इस तरीके से लाइफ साइकिल इसकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आशलागो के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, उसका पूरा नोट्स मिल गया होगा, उसकी लाइफ साइकिल की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। आप सभी लोग यहाँ पर संतुष्ट हो गए होंगे इससे। अब आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को सभी दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और आप इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।